जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट में जो सीडीपी एक सिलेबस है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है शिक्षण के स्तर और प्रतिगमन, और इसका पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो इनमें से शिक्षण अधिगम का स्तर दूरवर्ती स्तर नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण के कितने मुख्य स्तर होते हैं। तो शिक्षण के मुख्य स्तर 3 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 स्तर स्मृति, अवबोध और चिंतन होता है। अगला प्रश्न है स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया था। तो स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण के अवबोध स्तर के प्रतिपादक कौन है। तो शिक्षण के अवबोध स्तर के प्रतिपादक मॉरिसन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मॉरिसन ने अवबोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में कितने पदों का वर्णन किया है। तो मॉरिसन ने अवबोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान का प्रथम चरण कौन सा है। मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान का प्रथम चरण खोज या अन्वेषण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्बर्ट का पंचपदी प्रणाली का प्रथम पद कौन सा है। तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का प्रथम पद प्रस्तावना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण के स्तर पर केवल रटने और सूचनाएं देने पर जोर दिया जाता है। तो शिक्षण के स्मृति स्तर पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल रटने पर और सूचनाएं देने पर जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न है हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण के किस पद में बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है। तो हर्बर्ट के प्रस्तावना पद में बच्चे की पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली किस चरण में आगमन विधि देखने को मिलती है। तो ये सामान्यीकरण चौथे पद में देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। इससे हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो इसका प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक किसे माना जाता है। तो माइक्रो टीचिंग के जनक D.W. एलन को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद योजना बनाना होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है। तो भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण की चक्रावधि 36 मिनट होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण पुनः योजना के लिए कितना समय दिया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में पुनः योजना के लिए 12 मिनट का समय दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण के दौरान शिक्षण की अवधि कितनी निर्धारित की जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण के दौरान शिक्षण अवधि 6 मिनट की निर्धारित की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्यामपट्ट कौशल के दौरान शिक्षक को बोर्ड के साथ कितने डिग्री कोण पर खड़ा होना चाहिए। तो 45 डिग्री पर खड़ा होना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षक के किन कौशलों का विकास करना है। तो सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य उद्देश्य शिक्षक के शिक्षण कौशलों का विकास करने से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की छोटी छोटी गतिविधियों में बांटना या कथन किसका है? ये ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, एलन ने कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छोटी छोटी गतिविधियों में बांटना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है? तो टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज प्रस्तावना कौशल के अंदर आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में प्रतिपुष्टि के लिए कितना समय निर्धारित है? तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के लिए 6 मिनट समय निर्धारित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है, शिक्षण के सूत्र और विधियाँ टीचिंग मेथड्स एंड फार्मूलाज। ये इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो इसमें कठिन से सरल की ओर ये सूत्र नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस मनोविज्ञान पर आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड में शिक्षण का क्या क्रम होता है? तो उदाहरण से नियम की ओर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निगमन विधि में शिक्षण का क्रम क्या है? तो निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद से उदाहरण दिया जाता है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का क्या अर्थ है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का अर्थ पहले वो बताओ जो बच्चा जानता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? तो प्राथमिक स्तर पर सबसे शिक्षण की उपयुक्त सबसे विधि मानी जाती है खेल विधि। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खोज या ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग है। ये इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चन आंसर मेथड के जनक कौन है? तो क्वेश्चन आंसर मेथड के जनक सुकरात है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विधि में किसी समस्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर अध्ययन किया जाता है? तो ये विश्लेषण विधि में खंडों को तोड़ तोड़ करके अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्लेषण के विपरीत क्या होता है जिसमें खंडों को जोड़ा जाता है? तो विश्लेषण के विपरीत संश्लेषण होता है जिसमें खंडों को जोड़ा जाता है, और विश्लेषण में खंडों को तोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का दूसरा नाम क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसका मूर्त से अमूर्त की ओर आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की सत्तावादी विचारधारा में केंद्र में कौन होता है? तो शिक्षण की सत्तावादी विचारधारा में केंद्र में शिक्षक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो वर्तमान में शिक्षण प्रणाली बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं यह सूत्र किस विधि का आधार है? तो हम करके सीखते हैं यह अन्वेषण विधि का आधार है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में क्रिया एक्टिविटी को प्रधानता देने वाले पहले शिक्षा शास्त्री कौन थे? तो ये पेस्टोलॉजी थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया में क्रिया को प्रधानता देने वाले पहले शिक्षा शास्त्री माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि का मुख्य लक्षण है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि का
मुख्य लक्षण हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का चिन्ह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अधिगम का चिन्ह सिद्धांत एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गैने के अधिगम पदानुक्रम में सबसे सरल या सबसे पहला स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गैने के अधिगम पदानुक्रम में सबसे सरल और सबसे पहला स्तर संकेत अधिगम है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना किस प्रक्रिया को सुसाध्य बनाता है? तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना समस्या समाधान को सुसाध्य बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चिंतन और सृजनात्मकता टॉपिक से है। किसी समस्या के आने पर मस्तिष्क में शुरू होने वाली पहली प्रक्रिया क्या है? तो किसी समस्या के आने पर मस्तिष्क में शुरू होने वाली पहली प्रक्रिया चिंतन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस चिंतन से संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में समस्या का समाधान कैसे होता है? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में समस्या का समाधान केवल एक ही निश्चित समाधान होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से जुड़ी होती है? तो क्रिएटिविटी मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से जुड़ी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के तत्वों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये प्रवाह भी शामिल है, मौलिकता भी शामिल है और विविधता और विस्तारण ये सभी शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेनस्टॉर्मिंग या मानसिक उद्वेलन का प्रयोग किसके विकास हेतु किया जाता है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राहम बेल के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण क्या है? तो ग्राहम बेल के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण उपक्रम या तैयारी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनसाइड द बॉक्स चिंतन किसे कहा जाता है? तो इनसाइड द बॉक्स चिंतन अभिसारी चिंतन को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण टॉरेंस ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर बोध है, ज्ञान है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण कौन सा है? तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण समस्या के प्रति जागरूकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू यह कथन किसका है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह रॉस का कथन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स का क्या अर्थ है? तो आउट ऑफ द बॉक्स का अर्थ बॉक्स से बाहर निकलकर नवीन ढंग से सोचना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कब समाप्त होती है? तो समस्या समाधान की प्रक्रिया जब समस्या का समाधान मिल जाए तब प्रक्रिया समाप्त होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है, स्मृति और विस्मृति
इसका पहला क्वेश्चन है, स्मृति पर सबसे पहला क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो स्मृति पर सबसे पहला क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन एबिंगहॉस ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में सबसे कम समय के लिए किस स्मृति में रहती है? तो सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में सबसे कम समय यानी कि 1 से 2 सेकंड के लिए संवेदी स्मृति में होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक स्मृति में सूचनाओं के रहने की अवधि लगभग कितनी होती है? तो अल्पकालिक स्मृति में सूचनाओं के रहने की अवधि लगभग 30 सेकंड होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी स्मृति किसे कहा जाता है? तो अस्थायी स्मृति दीर्घकालिक स्मृति को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघनन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति की प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या है? तो स्मृति की प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम पहले सीखना, फिर धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेदी स्मृति के 2 प्रकार कौन से हैं? तो संवेदी स्मृति के 2 प्रकार प्रतिचित्रात्मक और प्रतिध्वनि हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग ही वस्तु स्मृति है, यह कथन किसका है? तो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग ही स्मृति है, यह कथन वुडवर्थ का है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्मृति को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो विस्मृति को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय पाठ की पुनरावृत्ति है, यानी कि रिवीजन करने से विस्मृति खत्म हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति का कौन सा आयाम नहीं है? तो स्मृति का आयाम तर्क करना नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचान ये स्मृति के आयाम है, लेकिन ये तर्क करना आयाम नहीं है। अच्छी स्मृति की मुख्य विशेषता क्या है? तो अच्छी स्मृति की मुख्य विशेषता शीघ्र याद, पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा ये सभी है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघनन प्रक्रिया कब होती है? तो संघनन की प्रक्रिया जब स्मृति लंबी अवधि में स्थिर हो जाती है, तब संघनन की प्रक्रिया होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एबिंगहॉस ने किस विषय पर शोध किया था? तो एबिंगहॉस ने स्मृति पर शोध किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिटेंशन हिंदी का क्या अर्थ है? रिटेंशन का हिंदी अर्थ है धारण करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिकॉल का क्या अर्थ है? तो रिकॉल का अर्थ है पुराने अनुभव को पुनः याद करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रिकॉल का मतलब है यानी कि दोबारा याद करना। अगला टॉपिक है समायोजन और रक्षा युक्तियाँ, और इसका प्रश्न है, जब व्यक्ति अपनी विफलता का दोष दूसरों पर या परिस्थितियों पर मढ़ता है, जैसे अंगूर खट्टे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर सी से युक्तिकरण कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉस या शिक्षक की डांट का गुस्सा अपनी छोटी बहन या कमजोर व्यक्ति पर निकालना क्या कहलाता है? तो बॉस या शिक्षक की डांट का गुस्सा अपनी छोटी बहन या कमजोर व्यक्ति पर निकालना विस्थापन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी दुखद यादों या विचारों को अचेतन मन में धकेल देना यानी कि भूल जाना क्या कहलाता है? तो अपनी दुखद यादों या विचारों को अचेतन मन में धकेल देना या भूल जाना दमन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अप्रिय विचार को बलपूर्वक दबाना या भूलने की कोशिश करना क्या कहलाता है? तो किसी अप्रिय विचार को बलपूर्वक दबाना या भूलने की कोशिश करना शमन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
तनाव से बचने के लिए व्यक्ति को अपने अतीत में चले जाना या बच्चों की तरह रोना क्या कहलाता है? तो तनाव से बचने के लिए व्यक्ति अपने अतीत में चला जाता है और बच्चों की तरह रोता है तो वहाँ प्रतिगमन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने असामाजिक या गलत इच्छाओं को समाज द्वारा स्वीकृत अच्छे कार्यों में बदल देना, जैसे पहलवान या बॉक्सर बनना, क्या कहलाता है? तो ये उदात्तीकरण या शोधन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति दो समान रूप से महत्वपूर्ण विकल्पों के बीच निर्णय नहीं ले पाता, जैसे दो परीक्षाओं की तारीख का एक होना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वंद्व कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब इंसान दो परिस्थितियों में जूझता है और एक के लिए फैसला नहीं ले पाता, वहाँ द्वंद्व होता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं किसका प्रसिद्ध उदाहरण है? तो अंगूर खट्टे हैं ये उक्तीकरण का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुसमायोजन का मुख्य कारण क्या है? तो कुसमायोजन का मुख्य कारण आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रस्ट्रेशन या कुंठा की स्थिति कब पैदा होती है? तो फ्रस्ट्रेशन या कुंठा की स्थिति जब इच्छा में रुकावट आ जाए तब पैदा होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा युक्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रक्षा युक्तियों का मुख्य उद्देश्य मानसिक तनाव से बचना और समायोजन करने से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में विस्तार से किसने बताया है? तो इसे फ्रायड ने बताया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अचेतन मन के बारे में फ्रायड ने बताया है। अगला प्रश्न है, अहम व्यक्तित्व के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अहम यानी कि ईगो रियलिटी प्रिंसिपल्स पर काम करता है, इस वास्तविक सिद्धांत पर काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ईद सुखवादी या इच्छाओं की पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समन और दमन के मुख्य अंतर क्या है? तो समन और दमन का मुख्य अंतर है, दमन अपने आप होता है और समन बलपूर्वक किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इस टॉपिक से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से है। तो इसका क्वेश्चन है, आरटीई 2009 के अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो आरटीई 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की आयु सीमा क्या है? तो इनकी आयु सीमा 18 वर्ष तक है। निःशुल्क और शिक्षा के लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 18 वर्ष उम्र है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आरटीई 2009 के अनुसार एक शिक्षक को प्रति सप्ताह कम से कम कितने घंटे कार्य करना अनिवार्य है? तो काम करने के लिए एक शिक्षक को एक हफ्ते में 45 घंटे काम करना अनिवार्य है सप्ताह में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? तो शिक्षक छात्र का अनुपात 30:1 होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 6:8 के लिए शिक्षक और छात्र का अनुपात 35:1 होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के वर्ष में कम से कम कितने कार्य दिवस होने चाहिए? तो RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के एक वर्ष में कम से कम 200 दिन होने चाहिए, कार्य दिवस होने चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RTI के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो RTI के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक की ड्यूटी किन गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाई जा सकती है? तो जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन, इनमें से सभी में लगाई जा सकती है सरकारी टीचरों की ड्यूटी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RTI 2009 पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर अब कब लागू हुआ था? तो RTI 2009 पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RTI 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक वर्ष में कुल कितने शिक्षण घंटे अनिवार्य हैं? तो RTI 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक एक वर्ष में कुल 800 शिक्षण घंटे अनिवार्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RTI 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के एक वर्ष में कुल कितने शिक्षण घंटे अनिवार्य हैं? तो 1000 घंटे अनिवार्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष अभिभावक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RTI 2009 के अनुसार यदि छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तो शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? तो 200 से अधिक जब छात्र होंगे, शिक्षक और छात्र होंगे, तो वहाँ पे 40 और 1 शिक्षक और छात्र का अनुपात होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RTI 2009 के किस अनुच्छेद या धारा के तहत 25% आरक्षण की बात कही गई है? तो धारा 12 के अंतर्गत 25% आरक्षण की बात कही गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RTI 2009 के अनुसार 150 से अधिक छात्र होने पर प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षक होने चाहिए? तो 150 से अधिक छात्र होने पर प्राथमिक विद्यालय में 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसका क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को सामाजिक दृष्टि से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में किसने बांटा है? तो व्यक्तित्व को सामाजिक दृष्टि से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी युंग और जुंग ने बांटा है 2 वर्गों में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है? तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग एवं जुंग ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने व्यक्तित्व के शरीर के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है? तो कृष्ण ने व्यक्तित्व को शरीर के आधार पर 3 एथलेटिक, पिकनिक, गुण या अस्थैनिक, ये सभी वर्गों में बांटा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कौन से 3 प्रकार बताए हैं? तो शेल्डन ने व्यक्तित्व के एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक 3 प्रकार बताए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के 16 गुण सिद्धांत किसने दिया, यानी कि 16 PF किसने दिया है? पर्सनालिटी फैक्टर्स, ये कैटल ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।